बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम लोग सोशल साइंस का एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाओ क्लास में। जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, लाइक करो और अपने दोस्तों को बताओ कि हम लोग यहाँ पे सोशल साइंस का एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी को नहीं पता तो मेरा नाम है अनुष्या और आप लोग मेरे साथ सोशल साइंस मतलब जिसको हम एसएसटी कहते हैं, एसएसटी के भी काफी सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हो। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, थोड़ा सा लंबा सा स्कैरी सा नाम लग रहा होगा, टेंशन मत लो, सुपर इजी टॉपिक है, बहुत ही फन तरीके से हम इसको आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट है कि आप लोग समझ लो रिसोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, रिसोर्स अगर मैं बहुत ही आपको इजी शब्दों में बताऊं तो रिसोर्स का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जो यूजफुल हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है, और ये पेन मेरे लिए यूजफुल है क्योंकि मैं आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ इसके थ्रू। तो ये पेन क्या हो जाएगा? ये पेन एक रिसोर्स है। इजी। तो अगर आप भी अपने घर में आसपास देखोगे आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी जिनको आपको देख के लगेगा कि ये एक रिसोर्स है। ठीक है, जैसे अभी आपके हाथ में, आप लोग ये क्लास देख रहे हो तो आपके हाथ में मोबाइल होगा या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर, कुछ तो होगा, वो आपके लिए यूजफुल है तो वो आपके लिए एक रिसोर्स है। ठीक है, तो रिसोर्स आ गया सारे बच्चों को। क्या होता है? कोई भी चीज जो यूजफुल हो उसे हम रिसोर्स कहते हैं। जैसे पानी हमारे लिए यूजफुल है, पानी के बिना तो एक दिन भी हम लोग नहीं काट सकते, तो पानी हमारे लिए एक रिसोर्स है ना। तो कुछ रिसोर्सेज होते हैं बेटा जिनको हम कहते हैं पावर रिसोर्सेज, या फिर पावर रिसोर्सेज को ही हम लोग कई बार एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब होता है पावर रिसोर्सेज का? कोई भी एक ऐसा रिसोर्स जिससे हमें एनर्जी मिले, ठीक है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जनरेट कर पाए, उसे हम पावर रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं? ये पावर रिसोर्सेज होती हैं। पावर रिसोर्सेज को ही एनर्जी रिसोर्स भी कहा जाता है। ओके, अब आपके ये जो एनर्जी रिसोर्स होते हैं बेटा, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज हमारे दो टाइप के होते हैं। एक टाइप को कहते हैं कन्वेंशनल, ठीक है, क्या कहते हैं? कन्वेंशनल। और दूसरे टाइप को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन कन्वेंशनल, जो कि हमारे आज के क्लास का टॉपिक है ना। उससे पहले कन्वेंशनल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बस मैं आपको बता देती हूँ होता क्या है। कन्वेंशनल शब्द का ही मतलब पता है क्या होता है? ऐसी चीज जो कि बहुत टाइम से चलती आ रही है, हमारे प्रैक्टिस में आ गई है, हमें आदत पड़ गई है, उसे हम कन्वेंशनल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पेट्रोल या कोल की, ठीक है, तो कोल और पेट्रोल ऐसी चीजें हैं जिनको हम इतने टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं कि अब हमें आदत पड़ गई है। ठीक है, पर हमें पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पेट्रोल एंड कोल, ये सारी जो चीजें हैं, ये हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है, इनसे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो पर इन्हें हम कन्वेंशनल रिसोर्स कहते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि पावर रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कन्वेंशनल, जो हमने समझ लिया। सेकंड होता है नॉन कन्वेंशनल, जो आज के क्लास में हम लोग थोड़ा इन डिटेल कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? कोई ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी जो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं, हमें रिसेंटली पता लगा इसके बारे में। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल मतलब हमें हाल ही में आइडिया लगा है कि अच्छा ऐसे भी हम लोग कोई एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत साल पहले हमें पता हो, पर रिसेंटली हमने इस टाइप ऑफ एनर्जी को यूज करना स्टार्ट करा है। इसी के एग्जाम्पल में आ जाते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, और इन सारी चीजों के बारे में हम थोड़ा बहुत आज के क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आ गया सारे बच्चों को समझ। कन्वेंशनल एनर्जी मतलब कोई ऐसी एनर्जी जिसको हम बहुत सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं, कोल, पेट्रोल, जिनसे पोल्यूशन होता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? कोई ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हमने रिसेंटली बहुत बड़े स्केल में यूज करना स्टार्ट करा है। और इसी चीज के एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाता है, हमने जस्ट अभी डिस्कस करा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी। ओके, चलो, तो यहां तक हमको क्लियर हो चुका है। अब हम एक
न्यू टाइप ऑफ एनर्जी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में ही एक एग्जाम्पल को न्यू टाइप की एनर्जी है, आप बच्चों ने अभी तक ज्यादा इसके बारे में पढ़ नहीं रखा है, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल का ही एक एग्जाम्पल है जियोथर्मल एनर्जी। क्या मतलब है इस शब्द का, थोड़ा अलग सा लग रहा है ना सुनने में। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, और थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, ठीक है। सो जियोथर्मल मतलब अर्थ के अंदर जो हीट होता है उसकी बात हो रही है। तो हम सबको पता है ना बेटा कि अर्थ के नीचे क्या होता है, अर्थ के नीचे बहुत गर्म टेम्परेचर होता है, बहुत गर्मी होती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम उस हीट को यूज करके एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और हम करते भी हैं। उसी टाइप के एनर्जी को हम लोग जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा इस वीडियो के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। तो मान लो ये अर्थ का एक सरफेस है, ठीक है। हमें पता है कि अर्थ के सरफेस के नीचे क्या है, हीट है, ठीक है। बहुत गर्मी होती है अर्थ के नीचे, ये हमको पता है, ठीक है। मान लो अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई क्रैक पड़ जाए, यहाँ पे एक क्रैक पड़ गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ हो गया और ऊपर एक क्रैक पड़ गया, ठीक है। तो अब अर्थ के नीचे जो गर्मी है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब मान लो ऊपर क्या है, एक नदी बह रही है, ठीक है। यहाँ पे एक नदी बह रही है, तो ऐसे में क्या होगा, नदी के नीचे से तो अर्थ की हीट आ रही है, तो ऊपर नदी का जो पानी है ये गर्म होने लगेगा। कई बार ये पानी इतना गर्म हो जाता है कि इस टाइप का कुछ एक सरफेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और ऐसे एरिया को हम कहते हैं हॉट स्प्रिंग। क्या कहते हैं, हॉट स्प्रिंग। तो हॉट स्प्रिंग एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि अर्थ के नीचे कितनी गर्मी होती है। तो अगर बीच में कोई क्रैक डेवलप हो जाए, ऊपर से पानी बह रहा हो, तो देखो अर्थ के गर्मी के थ्रू हॉट स्प्रिंग्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो हॉट स्प्रिंग्स के थ्रू हमें समझ आता है कि हाँ, अर्थ के नीचे जो हीट है उसे हम लोग सही में यूज कर सकते हैं। अब आप लोग इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ कैसे हम लोग अर्थ के नीचे से एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। तो देखो ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और यहाँ नीचे क्या है, ग्राउंड वाटर है, ओके। ग्राउंड वाटर से भी नीचे क्या है, और नीचे जाएंगे तो अर्थ में बहुत ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है। तो अब क्या है, अर्थ का जो हीट है वो इस ग्राउंड वाटर के साथ लग रहा है, ग्राउंड वाटर के साथ लग रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे पानी इवेपोरेट होने लगेगा। हमने पढ़ा है ना वाटर साइकिल में कि अगर पानी ज्यादा गर्म होने लग जाए तो क्या होता है, पानी इवेपोरेट होने लग जाता है ना, स्टीम में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर है, नीचे अर्थ का जो टेम्परेचर है बहुत गर्म है, तो ये जो पानी है ये गर्म होने लग गया, इससे स्टीम बनने लगी। इस स्टीम को हमने एक पाइप में पकड़ लिया, ठीक है। इस स्टीम को ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टर्बाइन लगा रखा है हमने, ये टर्बाइन स्टीम की वजह से घूमने लगेगा और फिर हमको एनर्जी मिल जाएगी जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको क्या समझना है कि ये एक तरीका है जिसके थ्रू अर्थ के अंदर जो गर्मी है उस गर्मी को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स का एग्जाम्पल है, इससे कोई मतलब ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता। पेट्रोल और कोल के कंपैरिजन में ये तरीका बहुत ही बढ़िया तरीका है। जल्दी से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इस तरीके के, ठीक है। फायदे क्या क्या हैं, ये जो तरीका है ये बहुत इको फ्रेंडली रहता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा ये बढ़िया तरीका है, हम एनवायरनमेंट को ज्यादा हार्म नहीं करते, एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं होता इस तरीके में, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, अक्सर क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी ऐसे एरिया से मिलती है जो कि शहरों से, टाउन से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, पर इलेक्ट्रिसिटी तो हमें शहर या टाउन तक पहुंचाना ही होगा ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम शहर से बहुत दूर जाके इस एनर्जी को बनाते हैं, फिर उस एनर्जी को हम लोग वहां से शहर तक ट्रांसपोर्ट कराते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में हमारा बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो एक डिसएडवांटेज क्या है कि हमें बीच में ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है एनर्जी का, और उस ट्रांसपोर्टेशन में काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है, कॉस्टली होता है ये, ओके। जियोथर्मल एनर्जी सारे बच्चों ने समझ लिया। अब एक और नॉन कन्वेंशनल सोर्स समझ लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीका है एनर्जी जनरेट करने का, ठीक है, इको फ्रेंडली तरीका है। इसको हम कहते हैं हाइडल पावर या फिर हाइड्रो पावर भी कहा जाता है।
हाइड्रो पावर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पानी को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई डैम है, कोई रेजर्वॉयर है, हमने क्या करा, वहां पे पानी को भर के रखा। ठीक है, पानी को थोड़ा हाइट में रखेंगे और वहां से पानी को बहुत ही तेज नीचे की तरफ बहने देंगे, है ना। वाटरफॉल देखा आप बच्चों ने, झरना देखा है, झरने में देखा पानी कितना तेज नीचे की तरफ बहता है। कुछ उसी तरीके से पानी को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और वहां से बहुत तेज नीचे की तरफ बहने देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे हमने एक टर्बाइन लगा रखा है। ठीक है, सो टर्बाइन लगा रखा है तो क्या होगा, पानी बहुत तेज आ रहा है, पानी के फोर्स की वजह से ये टर्बाइन घूमने लगेगा। जैसे ये टर्बाइन घूमेगा हमें एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी को जनरेटर में डालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके में क्या हो रहा है, हम लोग पानी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, हाइड्रो पावर कहते हैं इसे। तो ये पीछे तो ऐसे ही मैं एक एनिमेशन लेके आई थी ताकि मैं आप बच्चों को दिखा पाऊं कि टर्बाइन कैसे पानी की वजह से घूमने लग जाता है। ओके, अब असलियत में अगर आप किसी एक ऐसे जगह पे जाओगे जहां पे हाइड्रो पावर जनरेट हो रहा होगा तो वो देखने में कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, चलो तो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज के बारे में पढ़ लेते हैं, इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जहां पे हम लोग हाइडल पावर स्टेशंस हमने बना रखे हैं। तो कुछ एरियाज आप लोग याद कर लो, भाखरा नांगल, गांधी सागर, नागा अर्जुन सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स, इन सारे प्रोजेक्ट्स में हम लोग हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो कुछ मैं आप बच्चों के लिए फैक्ट्स लेके आई हूँ, और फैक्ट्स मतलब इंटरेस्टिंग तो है ही साथ आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम नॉर्वे की बात करें बेटा, तो नॉर्वे पहली ऐसी कंट्री थी पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करा। ठीक है, पहली कंट्री जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करा वो नॉर्वे थी। ठीक है, नेक्स्ट पूरे वर्ल्ड में ही सबसे पहली बार स्कॉटलैंड में हम देखते हैं कि इन्होंने क्या करा, सोलर एनर्जी को भी यूज करा, विंड एनर्जी को भी यूज करा और एक बस शेल्टर बनाया। ठीक है, सोलर एनर्जी को भी यूज करा, विंड एनर्जी को भी यूज करा और बस शेल्टर बनाया। पहली बार ये स्कॉटलैंड में हुआ था। चलो तो अब एक और लास्ट हम लोग एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं, और ये तो सुपर फेमस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, इसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी ज्यादातर बच्चों को पता ही होगा, जब हम लोग सन के हीट से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, एनर्जी को निकालते हैं, तो हम उसे सोलर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो सोलर एनर्जी आप में से ज्यादातर बच्चों ने पढ़ भी रखा होगा, हमें छोटे क्लासेस में ही बता दिया जाता है। सोलर एनर्जी को यूज करके हम लोग अक्सर सोलर हीटर्स बनाते हैं, सोलर कुकर्स बनाते हैं, सोलर ड्रायर्स बनाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ टाइप के कैलकुलेटर्स आते हैं जो सोलर एनर्जी की वजह से चलते हैं। आपने कभी रास्ते में भी देखा होगा कुछ टाइप के ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं वो सोलर पैनल्स की वजह से काम करते हैं। ठीक है, तो सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये एक सोलर कुकर है बेटा, आप में से कुछ बच्चों ने देख रखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा, इसलिए मैं इमेज ले आई। तो सोलर कुकर कुछ ऐसा दिखता है, ऊपर एक ग्लास लगी हुई है, तो अगर आप इसे कहीं धूप वाले एरिया में रख दोगे तो क्या होगा, सन की लाइट पड़ेगी इस ग्लास के ऊपर, ग्लास से थोड़ा रिफ्लेक्ट होके ये लाइट पड़ेगी यहाँ अंदर की तरफ। अंदर हमने खाना रखा हुआ है, वो खाना धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसे हम सोलर कुकर कहते हैं। जल्दी से हम लोग सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल का क्या मतलब होता है बेटा, अगर मैं बात करूं पेट्रोल की, पेट्रोल एक ऐसी चीज है जो कुछ साल में खत्म हो जाएगी, है ना, हमने पढ़ रखा है फॉसिल फ्यूल्स कुछ सालों में खत्म हो जाएगा, है ना। पर सन ऐसा नहीं है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग उठे और सन गायब हो जाए अचानक से। हाँ देखो, ऐसा जरूर हो सकता है कि बाहर क्लाउडी हो, बारिश हो रहा हो, पर वो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। तो सन एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो एक फायदा ये है कि सन के थ्रू हमें जो एनर्जी मिल रही है वो इनएग्जॉस्टेबल है, कभी खत्म नहीं हो सकती। दूसरा फायदा क्या है, पोल्यूशन नहीं होता। सोलर एनर्जी को अगर आप यूज करोगे कोई पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा नुकसान इस तरीके को यूज करने का ये है बेटा कि ये एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है। आप में से काफी सारे बच्चे सोच ही रहे होंगे कि अगर ये इतना बढ़िया तरीका है तो हर जगह पूरे इंडिया में हम इसे लगा क्यों नहीं रहे। ठीक है, तो एक हमारी दिक्कत ये है
कि एक्सपेंसिव है, ठीक है, डिफ्यूज सोर्स सो गेट्स वेस्टेड, ठीक है, पूरी तरीके से हम लोग सोलर एनर्जी को यूज अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग वेस्ट कर देते हैं इस एनर्जी को। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। तो आज के क्लास में बच्चों हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं वो समझ लिया, साथ ही साथ हमने जियोथर्मल, हाइड्रो पावर और सोलर एनर्जी, इन 3 बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। सो आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो तो रीच आउट, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछो। अगर सब समझ आ गया तो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, फ्यूचर क्लासेस में आप बच्चों को जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट करना हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अगर हिस्ट्री का टॉपिक चाहिए, सिविक्स का टॉपिक चाहिए, वो सारी चीजें आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।